हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि कॉलेज 18 तारीख से खुल रहे हैं। अभी ये शायद पता नहीं है केवल फाइनल क्लासेस आएंगी या फर्स्ट ईयर भी आएगा, लेकिन ठीक है, शुरुआत तो हुई। कॉलेज बच्चों के बगैर सूना लगता है। तो आप लोग आशा है पढ़ रहे होंगे। आज हम कैटालिसिस चैप्टर ऑक्सीडेशन रिडक्शन में एक कैटालिसिस का पॉइंट है, टॉपिक है, अपन उसको लेंगे। इससे पहले कि मैं टॉपिक स्टार्ट करूं, एक छोटा सा कोट मैं डिस्कस करना चाहूँगी, जो मेरी आदत है बच्चों से डिस्कस करने की। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, वाई डू वी लाई, हम झूठ क्यों बोलते हैं। वी लाई बिकॉज इट हेल्प्स अस टू एस्केप अ सिचुएशन विच में नॉट बी प्लेजेंट। हमारे को कोई चीज़ ना पसंद आए क्या सच्चाई बोलने पर, इसलिए झूठ बोल दो। लेकिन द कर्स ऑफ लाइंग इज दैट इट डेवलप्स एन एटीट्यूड टू एस्केप। झूठ बोलने से हमें भागने का प्रवृत्ति हो जाती है, सच्चाई से मुंह मोड़ने का एक एटीट्यूड डेवलप हो जाता है। और जबकि ऑनेस्टी के लिए क्या होता है, वो हमको सामना करने की सिचुएशंस सिखाता है। ठीक है, दिक्कतें आएंगी, मुश्किलें आएंगी, लेकिन हम उसका सामना करेंगे और आगे निकलेंगे तो हम डबल कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते हैं। इफ़ यू वांट टू हिट द टॉप, अगर सबसे ऊंचा पहुंचना चाहते हो तो हमारे में एटीट्यूड टू फेस होना चाहिए, सामना करने की ताकत होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। और ये हिम्मत आपको सिर्फ ऑनेस्टी ही दे सकती है। आपको स्वीकार करना होगा आप में कोई कमियां हैं। यहाँ पर मैं स्टूडेंट थे, आप में कोई कमियां हैं तो आप में अगर जब तक स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आप उसको सुधार नहीं सकते। हमारे में मान लो हमारा सब्जेक्ट कोई वीक है, हमें जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक हम उसको आगे नहीं बढ़ेंगे। या हमारे में याद करने की कमी है, उसको भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी हम उसमें सुधार कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट अपन टॉपिक पर आते हैं, कैटालिसिस। कैटालिसिस यानी कि उत्प्रेरण, है ना। उत्प्रेरक क्या होता है, कुछ रासायनिक पदार्थ, ये टॉपिक इंग्लिश में लिख रखा है, मैं आपको हिंदी में समझाती हूँ, आगे मैं हिंदी में भी बताऊंगी कि रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित तो अवश्य करते हैं, परंतु स्वयं रासायनिक दृष्टि से अपरिवर्तित रहते हैं। ये आप लोगों को सबको पता होगा। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। कुछ उत्प्रेरक बाहर से मिलाए जाते हैं और कुछ अभिक्रिया में वो इंटरनल भी होते हैं। उत्प्रेरण के कारण क्या होता है, अभिक्रिया का वेग बढ़ता है और आंतरिक उत्प्रेरकों के द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रियाएं स्व उत्प्रेरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो अभिक्रिया के वेग निर्धारक भाग तो लेता है, परंतु अंत में पूर्वावस्था में ही मुक्त हो जाता है। भौतिक प्रकृति, विशेषकर आकार, पृष्ठीय क्षेत्रफल या गुण में पर्याप्त अंतर आ जाता है। इस कारण से उत्प्रेरक कुछ समय पश्चात अनुपयोगी हो जाता है। जो अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय होती हैं उनमें उत्प्रेरक अग्र व पश्च दोनों ही अभिक्रियाओं में, फॉरवर्ड रिएक्शन दोनों में ही काम करता है। और क्या होता है कि इसके कारण जो साम्यावस्था से संबंधित ऊष्मागतिक कारक जो होते हैं, हीट है, एनर्जी है, यदि अपरिवर्तित ही रहते हैं। उत्प्रेरक की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया किसी भिन्न भिन्न ऊर्जा पथ से होती है। इसका एक उदाहरण अगर हम देखें तो प्लेटिनीकृत एस्बेस्टोस की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड से वायु द्वारा ऑक्सीजन की सल्फर ट्राइऑक्साइड बनने पर उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। अब ये क्या है कि परंतु उत्पाद की प्रतिशत लब्धि अपरिवर्तित बनी रहती है। उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता है बल्कि उसके वेग को बढ़ाता है। तो वह भी तभी जब उपयुक्त उत्प्रेरक काम में लिया जाए। यानी कि उत्प्रेरक क्या होते हैं, स्पेसिफिक भी होते हैं। जहाँ पर जो उत्प्रेरक लगेगा वहाँ पर वही काम कर सकता है। अधिकांश
उत्प्रेरकीय अभिक्रियाएं उत्प्रेरक में विशेषता दिखाते हैं, दर्शाते हैं। जैसे KClO3 के विघटन के लिए तो MnO2 एक उत्प्रेरक का कार्य करता है, परंतु यही पदार्थ KNO3 या KClO4 के में विघटन में अप्रभावी होता है। इस तरह से ये अलग उदाहरण भी दे रखे हैं। अब मॉल्टेज एंजाइम केवल अल्फा ग्लाइकोसाइड बंधन व इमल्शन केवल बीटा ग्लाइकोसाइड बंधन को ही जल अपघटित करते हैं। अब ये आपके एग्जाम्पल में देखो चित्र बनाया हुआ है, इसमें देखो दिखा रहे हैं संश्लेषित गैस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन निकल की उपस्थिति में क्या बना रहा है, मिथाइल और मीथेन और वाटर बन रहा है। कॉपर की उपस्थिति में कॉपर अगर उत्प्रेरक है तो फॉर्मेल्डिहाइड बना दे रहा है, और यही जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड की उपस्थिति में मीथेनॉल बना रहा है। यानी कि भिन्न भिन्न उत्पाद बन रहे हैं भिन्न कैटलिस्ट यूज करने पर। इसी प्रकार से मिथाइल बेंजीन जो है इसके क्लोरीन से रिएक्ट करवाते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में तो C6H5CH2Cl बन रहा है, और जबकि आयोडीन की उपस्थिति में डिफरेंट कंपाउंड बन रहा है। तो कुछ रसायनों द्वारा उत्प्रेरक की क्रियाशीलता कम कर दी जाती है। तो अब जैसे ये नीचे दिखा है, इसमें क्रियाशीलता कम हो रही है, परंतु यही अभिक्रिया जब बेरियम सल्फेट या गंधक या क्विनोलॉन की उपस्थिति में कराई जाती है तो RCOCl से RCHO तो प्राप्त होता है, लेकिन RCH2OH में अपचयन नहीं हो पाता, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, उत्प्रेरक विष बन जाता है, आंशिक रूप से विषाक्त हो जाता है। इनको हम कैटलिस्ट पॉइजन या उत्प्रेरक विष भी कहते हैं। उत्प्रेरक जो हैं वो दो प्रकार से के होते हैं, हेट्रोजीनस और होमोजीनस। उससे पहले कि हम अगर उस पर आए, कैटलिस्ट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। केवल ओनली अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कैटलिस्ट इज जनरली नीडेड, यानी कि बहुत स्मॉल क्वांटिटी में, छोटे अमाउंट में हमें कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है। जैसे कि ये बता रहे हैं कि ओनली 1 मोल कंसंट्रेशन ऑफ कोलॉइडल प्लेटिनम 10⁸ लीटर्स को कैटलाइज कर सकता है। हाइड्रोजन आयन से केन शुगर का भी कैटलाइजेशन हो जाता है। दूसरा पॉइंट है कैटलिस्ट रिमेन्स अनचेंज, वो बदलता नहीं है रिएक्शन के बाद भी, ये भी अपन ने बता दिया है। कैटलिस्ट डज नॉट इफेक्ट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, उसके इफेक्ट नहीं डालता है, रिवर्सिबल रिएक्शन में कोई इफेक्ट नहीं डालता है। द थर्मोडाइनमिक फंक्शन ΔGHS, ये अपन ने पहले भी पढ़ा था, ये कैटालिटिक रिएक्शन में अनअफेक्टेड रहते हैं। तो जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल, द कैटलिस्ट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन आर ऑल्सो कैटलिस्ट फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। कैटलिस्ट कभी रिएक्शन को शुरुआत नहीं करता है, वो केवल उसकी स्पीड बदलता है। और इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है, कैटलिस्ट टू चेंज द रिएक्शन मैकेनिज्म सो दैट द सिस्टम में फॉलो अ रिएक्शन पाथ विद लोअर्ड एनर्जी बैरियर। एनर्जी बैरियर कम होता है और इसीलिए रिएक्शन कम होता है। जहाँ एनर्जी बैरियर ज़्यादा लगेगा वहाँ टाइम लगता है, तो कैटलिस्ट उसको ख़त्म करता है। कैटलिस्ट आर जनरली स्पेसिफिक इन एक्शन, ये हमने अभी बताया ही था आपको, ये इस जगह जो बताया है, ये कैटलिस्ट जो होते हैं बिल्कुल ही निश्चित तौर पर स्पेसिफिक इन रिएक्शन होते हैं, और ये प्रोडक्ट्स का नेचर को बदल नहीं सकते। और कभी कभी कैटलिस्ट जो है वो इम्प्योरिटीज़ के कारण वो उसके अंदर पॉइजन्स आ जाते हैं, वो अपना रिएक्शन नहीं दे सकता। कैटलिस्ट रिएक्शन जो है इम्प्योरिटीज़ या उनकी थोड़ा सा भी ट्रेस भी होता है तो वो कैटलिस्ट अपना नहीं काम कर पाता, तो उनको हम कैटालिटिक पॉइजन्स कहते हैं। तो ये तो हुई जनरल कैटलिस्ट्स की बात।
अब कैटालिस्ट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं सॉरी, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। होमोजीनस यानी कि समांगी, होमोजीनस कैटालिसिस, और हेट्रोजीनस कैटालिसिस यानी कि उत्प्रेरण में, उत्प्रेरण अभिक्रियाओं में यह वर्गीकरण उपस्थित प्रावस्थाओं से संबंधित है। जब कुछ रासायनिक रसायनों में क्रियाकारक, उत्पाद व उत्प्रेरक सभी में या तो द्रव या गैस प्रावस्था में होते हैं, ऐसी अभिक्रियाएं समांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है। जैसे NO तथा SO2, NO तथा SO2। आपका एक पेपर शायद मिस हो गया है, कोई बात नहीं, मैं दोबारा डाल दूंगी इसको। ये मिश्रण का वायु द्वारा ऑक्सीकरण जो होता है, दोनों एक से होते हैं तो वो समांगी मिश्रण प्रकार है। इसी प्रकार जल वाष्प की उपस्थिति में हाइड्रोजन तथा क्लोरीन गैसों की परस्पर अभिक्रिया से हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का बनना भी एक सामान्य उत्प्रेरण है। तो समांगीय उत्प्रेरण ये कहलाता है। अब क्या है, जब कोई अभिक्रिया मिश्रण में कोई घटक तो ठोस है और कोई लिक्विड है या गैस है तो वो विसमांगी उत्प्रेरण कहलाते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण ज्ञात हैं। जैसे अमोनिया प्लस ऑक्सीजन मिलकर जल और नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड देते हैं। इसी तरह से तो ये होमोजीनस और हेट्रोजीनस कैटालिस्ट के उदाहरण हैं। अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ कैटालिस्ट यानी कि उत्प्रेरण की क्रियाविधि। अब यहाँ पे जैसे ये निकल का ठोस इन्होंने चित्र में बताया हुआ है, जिसकी फ्री वैलेंसीज हैं कि कुछ खाली संयोजकताएं होती हैं। ठोस की सतह जैसे मान लो निकल की बताइए, उस पर खाली संयोजकताएं हैं। अब परमाणु रासायनिक बंध की दृष्टि से असंतृप्त होते हैं। इनके दोनों प्रकार के क्रियाकारकों का अधिशोषण करके इनको एक्टिवेट या सक्रियत कर देती हैं और सक्रियत क्रियाकारक आसानी से उत्पाद बना देते हैं। ये देखो जैसे आपको चित्र में दिख रहा है, फ्री वैलेंसी है और ये इथीन जो है वो जुड़ रहा है, तो उत्पाद और मुक्त उत्प्रेरक वापस बन जाता है। इसके सतह पर उत्प्रेरक के कारण प्रायः कांच के पात्रों में कराई जाने वाली अभिक्रियाएं तेज हो जाती हैं। अब हम आते हैं फेज ट्रांसफर कैटालिस्ट। फेज ट्रांसफर कैटालिस्ट में रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा पदार्थों का संश्लेषण में एक प्रमुख बाधा होती है क्रियाकारकों व उत्प्रेरकों का आपस में अमिश्रणीय होना। जैसे हेलोआर्गिक यौगिक RCH2Cl जलीय माध्यम में अविलेय होने के कारण जलीय क्षारक जैसे कि NaOH प्लस H2O से मंद गति से ही क्रिया कर पाता है, क्योंकि दोनों क्रियाकारक विलयन पृथक पृथक परतों के रूप में विद्यमान रहते हैं। उसमें संपर्क केवल दोनों के परस्पर संपर्क वाली सतह पर ही होता है। अब ये देखिए चित्र बनाया हुआ है, जो सतह पर ही हो पाता है, इसलिए उत्पाद में टाइम लग जाता है। फेज ट्रांसफर, यहाँ पे फेज ट्रांसफर कैटालिस्ट बन रहा है। अब चित्र ए में दोनों परतों के कम संपर्क में नाते मंद अभिक्रिया होती है। अगर इन विलकों में एल्किल अमोनियम लवण तथा इसी प्रकार अन्य यौगिक मिला दिए जाते हैं तो दोहरी प्रकृति के कारण दोनों विलयनों को मिश्रित करने में सहायक होते हैं। इनका एल्किल भाग कार्बनिक पत्र में विलय होता है, जबकि दूसरा वाला RR- R"N- भाग जो है वो साइनाइड आयनों में अपने साथ ले जाने का कार्य करता है। इस प्रकार इन पदार्थों की उपस्थिति में अभिक्रिया तीव्र हो जाती है। प्रावस्था स्थानांतरण उत्प्रेरकों का औद्योगिक रासायनिक संश्लेषणों में बहुत महत्व है। ये चित्र बनाया हुआ है, ये आपका शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आ सकता है। फेज ट्रांसफर कैटालिस्ट का हमने चित्र बना के एक अच्छी किताब में दे रखा था, तो मैंने यही चीज़ चुनी है। तो आप इसको पढ़ते रहिए और अपनी किताबों से भी पढ़िएगा और फिर समझने की कोशिश करिएगा। आसान है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए।
चलिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।